अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारे गेस्ट हैं मोहम्मद अतीक। मोहम्मद अतीक एक इस्लामाबाद बेस्ड आर्किटेक्ट हैं। उनकी कंपनी का नाम है डिज़ाइन डायमेंशंस। ये एक अवार्ड विनिंग कंपनी है। Mohammad Atiq has experience in both commercial and residential projects of varying size and scale, and his company also has corporate interior design projects in its portfolio. Atiq specializes in design of foreign embassies in Pakistan, and he serves as a technical advisor for certain foreign missions. Atiq graduated from the National College of Arts in architecture. He was, in fact, my batchmate, and he has taught as an associate professor of architecture, and he is regularly invited as a juror at many architectural schools. So with this brief introduction, I welcome Atiq to the show. अस्सलाम वालेकुम अतीक। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप अतीक? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आई एम सो हैप्पी आप आज ज्वाइन कर सके हैं। आज आपका वर्क डे है, ऑफिस से ज्वाइन कर रहे हैं मुझे। जी बिल्कुल। तो आप हमें बताइए कि ओरिजिनली आप पाकिस्तान में किधर से हैं और फिर एनसीए तक आप कैसे पहुंचे? जी सादिया, मजे की स्टोरी है। इनिशियली आई एम फ्रॉम इस्लाम रावलपिंडी और फिर लाइक आफ्टर ग्रेजुएशन हम इस्लामाबाद मूव कर गए। सो इस्लामाबाद रावलपिंडी बीइंग ट्विन सिटीज, सो मैं हमेशा से मेरा ब्रॉट अप, मेरी इनिशियल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन यहीं से रही। और आर्किटेक्चर से मुझे कैसे मैं इंट्रोड्यूस हुआ, वन ऑफ माय अंकल he worked for an architectural firm. So वो जो आर्किटेक्ट थे वो मेरे अंकल जो है, मेरी नानी है, उनके घर के बैक साइड पे उनका घर होता था। एंड वो बस मियाँ बीवी थे, उनके कोई बच्चे नहीं थे। तो जब कभी उनको कहीं जाना होता था तो वो घर पे हम, मुझे और मेरे अंकल जो मुझसे छोटे थे 5-6 साल, उनको वहाँ हम लोगों को कहते थे कि आप लोग रात को आके वहां सो जाइएगा, सो दैट घर पे कोई ना कोई हो। सो जब हम उनके घर रहने के लिए जाते थे तो उस ये बात है लाइक कब की बात होगी, 70s की, लेट 70s की ऐसे कुछ। सो उस वक्त कलर टीवी होना उनके घर पे, फ्रिज, एसी और सो हम छोटे थे और हम सोचते थे ये कौन है, ये इतना पैसा कहाँ से आया। हम पूछते थे तो वो मेरे जो बड़े अंकल थे वो कहते थे ये आर्किटेक्ट है। सो हमेशा से मुझे लगा कि वाह, आर्किटेक्ट हाँ ये बनना चाहिए जो ये है। सो एज अ चाइल्ड हम बड़े वो फैसिनेट होते थे इन सब चीजों से। हमारे पास नहीं होती थी, उनके यहाँ कलर टीवी है, हमारे यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है। वैसे तो मेरा ख्याल है 80-90% ट्रांसमिशंस होती ही शायद उस वक्त ब्लैक एंड व्हाइट, बट इवन देन इस तरह की चीजें। तो मुझे लगता था कि मैं हमेशा सोचता था कि आर्किटेक्ट जो है ना वो कोई बहुत बड़ा आदमी होता है। सो फिर जब बड़े हुए तो फिर वही मेरे अंकल हैं जो उनके साथ काम भी किया करते थे, तो उन्होंने कहा कि जी आप इंटरमीडिएट के बाद आर्किटेक्चर के लिए क्यों नहीं अप्लाई करते। मुझे नहीं पता था एनसीए का। वो जो साहब हैं जो आर्किटेक्ट थे, सो वो भी वहीं से ही पढ़े हुए थे, तो उन्होंने कहा उन्हीं के इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई करें। सो मैंने कहा भाई ये तो बिल्कुल सही हो गया कि उन्हीं के इंस्टीट्यूशन से उन्हीं जैसा बन के निकलूंगा। सो मैं चला गया, मुझे कुछ नहीं पता था। सो एक
एक दो सीनियर्स किसी से पूछा, हम अपनी फैमिली में, उन्होंने कहा हाँ हमने भी एक बार वहाँ इंटरव्यू दिया था और इंटरव्यू टेस्ट दिया था, तो वहाँ जितने लोग आते थे, जरा जो आर्टिस्ट टाइप के लोग होते थे ना, वो जब टेस्ट देने के लिए आते थे तो बहुत सारी पेंसिल्स पकड़ के आते थे और वो पेंसिल्स बहुत सारी लेके जाना वहां पे ना, क्योंकि वो लगता था कि जो जिनकी अच्छी ड्राइंग उनके पास बहुत सारी पेंसिलें होती थी और वो अपनी पेंसिलों के साथ यूं 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 करके भी कुछ किया करते थे। तो मैंने, ये तो मुझे नहीं पता था कि वो यूं क्या करते हैं, तो मैंने पूरा एक HB पेंसिल्स का पूरा एक पैक खरीद लिया जिसमें 12 पेंसिल्स होती है ना, कि मैं ज्यादा सारी पेंसिल्स लेके चला जाऊं, क्या करूंगा इसका मुझे नहीं कुछ पता। सो NCA चले गए, मैं पहली दफा लाहौर अकेले जा रहा था, मुझे पता भी नहीं था NCA का, तो वो किसी ने मुझे ड्रॉप कर दिया कहीं पूछते पूछते, तो मैं म्यूजियम में घुस गया। NCA और म्यूजियम जैसे आपको पता है बिल्कुल साथ साथ हैं, तो वो मैं एक गेट पहले घुस गया। सो मैंने कहा जी ये कॉलेज है, उन्होंने कहा नहीं ये तो अजायब घर है। सो आई थॉट कि यार ये तो मैं गलत जगह पे आ गया। फिर मैंने पूछा, बाहर गया, फिर एक रिक्शे वाले से कहा कि नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स जाना है, उसने कहा बाबूजी ये दूसरा वाला गेट उधर का ही है, अंदर से भी जा सकते हैं। ऐसा सो इस सारे चक्कर में मैं कोई आधा पौना घंटा लेट हो गया। अच्छा। जब मैं गया तो वहाँ मैंने देखा कि एक बड़ा सा स्टूडियो है, उसके गिर्द लोग, टेबल्स लगी हुई हैं और सबके पास शीट्स हैं, ड्राइंग शीट्स हैं और उस पर कुछ बना रहे हैं। मुझे पहले टीचर ने कहा कि ये आप क्यों लेट हो गए। मैंने खैर बताया उनको जो भी, उन्होंने एक शीट दे दी, उन्होंने कहा कि मैं अभी आपको आके बताता हूँ, और वो बाहर चले गए। सब कुछ ना कुछ ड्राइंग कर रहे थे। आई थॉट कि जितनी देर में ये आएंगे, मैं तो ऑलरेडी लेट हो गया हुआ हूँ, मैं क्यों ना कुछ कर लूं ताकि मेरा टाइम मजीद जाया ना हो। 3 घंटे का शायद पेपर होता, वो ड्राइंग होती थी। मैंने साथ वाले को देखा तो वो कुछ बना रहा, कोई फिगर बना रहा था, कोई चेहरा, कोई शक्ल सी फेस बना रहा था, तो मुझे लगा कि कोई अल्लामा इकबाल टाइप का कुछ बना रहा है। मैंने कहा कि क्या बनाना है, कोई पॉलिटिकल बंदा बनाना है। उसने मेरी तरफ यूं करके घूर के देखा ना, मैंने कहा कोई भी लीडर बना सकते हैं। तो उसने फिर दोबारा से घूरा, तो मैंने कहा यार ये क्या, मतलब इसको कुछ समझ नहीं है, मैं खुद ही बना लेता हूँ। और मैं अपनी तरफ से चालाक बना, मैंने कहा कोई भी लीडर बना सकते हैं, तो कौन सा ऐसा लीडर बनाऊं, ड्राइंग तो मुझे आती नहीं थी, कौन सा ऐसा लीडर बनाऊं कि पास हो जाऊं। आई थॉट के यार कायदे आजम बना देता हूँ, सिर्फ टोपी बना दूंगा ना तो वो पहचान आ जाता है कि ये कायदे आजम ही है। तो कायदे आजम की कराकली टोपी बन जाएगी, तो कम से कम कोई ये तो कह सकेगा कि बनाया कायदे आजम ही है, लेकिन जैसा भी बनाया पहचान। मैंने फटाफट टोपी से बनाना शुरू कर दिया। दूसरे मेरे जेहन में ये भी था कि मेरे जेब में करेंसी नोट्स नहीं है, वहां से मैं अगर कॉपी शॉपी भी करनी होगी तो मैं कर लेता। अपनी तरफ से मैं बड़ा होशियार बन के मैंने शुरू कर दिया। कोई 10-15 मिनट में वही टीचर आए, दबीर साहब उनका नाम था। उन्होंने कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा मुझे लगा मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। मैंने कहा नहीं सर कुछ नहीं, मैं ये तो बैक साइड पे कुछ कर रहा हूँ शीट की। और उन्होंने कहा कि अच्छा। इस बीच में वो सेंटर में एक स्टूल पड़ा हुआ था, उस जब मैं गया तो उस वक्त खाली था, उस पे एक लड़का आके बैठ गया। उन्होंने कहा कि ब्रेक हुई थी, ये मॉडल है, इसको बनाना है आपने। मेरे से पहले कोई आधा पौना घंटा लोगों ने ड्राइंग की, उसके बाद उसको ब्रेक दी 5-10 मिनट की, मॉडल को की पोज में बैठे बैठे तंग आ जाता है। उसी इत्तेफाक से उसी ब्रेक में मैं चला गया जिस वक्त वो वहां था नहीं। तब मुझे पता चला ओ अच्छा ये तो इसको बनाना है। मैंने अपने साथ वाले से कहा, मैंने कहा तुमने मुझे गलत क्यों बताया। उसने कहा मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं बताया, अच्छा तुमने कहा कि कोई लीडर बना सकते हैं। उसने कहा नहीं मैंने नहीं कहा, तुमने खुद ही सवाल किया, खुद ही तुम अज्यूम कर लिया ऐसा है, मैं तो इसी को बना रहा हूँ। ऐसा अच्छा चलो। तो मैंने बाकी जो चेहरा वेरा बना दिया हुआ था, मैंने कहा आप टोपी रिमूव कर देते हैं, उसकी जगह इसके बाल बना देते हैं, इतना टाइम। मैंने टोपी स्टोरी है। तो मैं आपको बताऊं कि अगर वो इतनी बड़ी अगर शीट थी ना वो, तो मैंने इतनी जगह पे उसका मुंह बना दिया सारा। थोड़ी देर बाद वो टीचर दोबारा आए, सिंस उन्होंने क्लास शुरू होने से पहले, टेस्ट शुरू होने से पहले इंस्ट्रक्शंस दी होंगी जो कि मैंने मिस कर दी थी ऑब्वियसली, कि उन्होंने बताया होगा कि पूरी फिगर बनानी है, तो मुझे उन्होंने कहा कि सिर्फ मुंह नहीं बनाना, ये तो आपने
पूरी फिगर बनानी है, आप तो कोई पासपोर्ट साइज फोटो बना रहे हैं उसकी, जैसे होता है ना। और सो आई सेड अच्छा, अब वो इतनी मैं मेहनत कर चुका था, पीछे टाइम थोड़ा सा रह गया था। तो मैंने क्या किया, नीचे जितनी जगह बची थी उतनी जगह में मैंने उसका फिर वो पेट टांगे मांगे उतनी जगह पे ही बना दी बस, यू नो। अच्छा। सो इमेजिन करें कि कोई लाइक 70-80% ऑफ द शीट पे फेस बना हुआ है और बाकी पे टांगे। सो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मुझे मेरा इन टेस्ट में नहीं हुआ, एडमिशन उसमें नहीं हुआ, ऑब्वियसली मुझे कुछ नहीं पता था, बट मुझे ये समझ आ गई कि मुझे यहीं आना है। ठीक। मैं पहले एक टेस्ट, दूसरे दिन इंग्लिश का टेस्ट, तीसरे दिन मैथ्स का, तो मैंने जब देखा कॉलेज की बिल्डिंग, कॉलेज के स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, कि वो कितना आपस में आपस में फ्रैंक हैं, फ्रेंडशिप है, जिससे भी सब मुझे कनेक्टेड हैं। सो हम तो वो FA FSC वगैरह में हम वही देख के कि वो टीचर आया, उसने ब्लैक बोर्ड पे लिखा और बस उसने कहा कि अंडरस्टैंड, मिटा दूं बस, चलो चला गया। तो यहाँ पे कैंटीन पे बैठे हुए हैं, हमें कभी अज्यूम, मतलब इमेजिन नहीं कर सकता था कि टीचर्स के साथ स्टूडेंट्स कैंटीन पे बैठे होंगे, गपशप कर रहे होंगे। सो आई थॉट दिस इज द प्लेस टू बी, मुझे यहाँ आना है। देन फिर मैंने उसको प्रॉपर ट्रेनिंग ली, 1 साल ड्राइंग और दूसरी चीजों की। अच्छा, और ठीक। फिर मैंने दोबारा से अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरा एडमिशन हो गया। दैट्स हाउ आई गॉट एंटर्ड इनटू आर्किटेक्चर। सो बस उसके बाद चल सो चल। अच्छा, तो आप ने जब ट्रेनिंग ली तो फिर ऑब्वियसली आप में टैलेंट तो था, क्योंकि फिर आप ने टेस्ट तो पास कर लिया नेक्स्ट ईयर। तो घर में आपके कोई और लोग थे जिनमें कोई टैलेंट था आर्ट की तरफ? नहीं, एक्चुअली मैं अपने घर में मैं सबसे बड़ा बेटा हूँ और आई एम द ओनली सन। मुझसे अच्छा, फिर छोटी 3 बहनें हैं। ठीक। सो बाकी तो वो बहुत छोटी थी। सो आर्ट का ऐसा कुछ नहीं था हमारे घर पे, तो क्या हमारी पूरी फैमिली में किसी को नहीं पता था कि अच्छा। आर्ट होता क्या है। हम्म। सो मैंने जब प्रॉपर फॉर्मल ड्राइंग क्लासेस लेना शुरू की, रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल मैंने ज्वाइन की। सो रोजाना मैं अपना जो मुलाजिम होता था उसको साथ एज मॉडल ले जाया करता था, क्योंकि वो हमारे अच्छा। सर कहते थे कि जी मॉडल अपना खुद लेके आए, तो वो मैं करीब रहता था तो मैं अपने घर से उसको साथ बिठा के ले जाया करता था। सो मेरे घर वाले कहते थे कि ये कौन सी ड्राइंग, कौन सी क्लास तुम कर रहे हो कि जिसमें एक बंदे से नहीं होता, 2-2 बंदों को जाना पड़ता है। सो मेरे घर में से किसी को नहीं पता था कि ड्राइंग क्या होती है, कैसे होती है। अच्छा, तो घर में आप कह रहे हो 3 बहनें थीं, आप सबसे बड़े थे। तो जब आपने कहा कि आपने आर्ट स्कूल जाना है और आपने साइंस या ऐसी कोई चीज नहीं करनी, तो कुछ पेरेंट्स ने कुछ कहा आपके अब्बा ने, या ठीक थे वो इसमें? हाँ, मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने कभी किसी चीज से रोका नहीं हमें। बहन भाइयों को, किसी को भी, किसी जो हमने करना चाहा हमने जिंदगी में किया। और हाँ, एक्चुअली सादिया आपको पता होगा कि जब हम मैट्रिक में होते थे ना, सो मैट्रिक सिस्टम था, OA लेवल्स शायद नहीं होता था, या था तो बहुत कम था, कैम्ब्रिज वगैरह ये सब। हाँ, मैंने सो कैम्ब्रिज की थी। हाँ, सो बहुत कम था। हाँ, या हमारा एक्सपोजर नहीं था उसमें। कम कम सो स्कोप में मैट्रिक था, में आप होता ठीक था, कह रहे हो। मैट्रिक में होता था कि जो क्लास के अच्छे बच्चे होते थे वो साइंस ज्वाइन किया करते थे, और जो दूसरे अच्छे बच्चे नहीं होते थे, जिनके अच्छे नंबर नहीं आते थे, उनको दूसरी क्लास में डाल दिया करते थे, जिसको आर्ट्स कहते थे। सो हमारे जहन में, सभी के जहन में आर्ट्स वो था कि जिसके अच्छे नंबर नहीं आते वो आर्ट्स में चला जाता है। दिस इज, वो विजुअल आर्ट्स नहीं था, वो डिफरेंट, वो आई डोंट नो क्या था उसमें। तो मच सो के मेरे अब्बू के एक मामू थे, बूढ़े थे जाहिर है, वो आए जब मेरा CA में एडमिशन हो गया, तो अब्बू ने कहा कि ये मेरा बेटा, इसको लाहौर में एडमिशन हो गया। कहते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। हाँ बेटा, कहाँ एडमिशन हुआ? मैंने कहा अंकल वो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में। कहते ओ अच्छा, साइंस में दाखिला नहीं मिला था? आपने पूछा फैमिली में, तो हमारी जब NCA में एडमिशन होता है तो इसमें कोटा सिस्टम होता है, हर प्रोविंस का अलग कोटा होता है। सो मुझे डोमिसाइल बनवाना था, बैंक में गए तो वहाँ के जो असिस्टेंट मैनेजर थे वो मेरे अब्बू के कजन, मेरे चचा थे, रिश्ते के चचा थे। तो उन्होंने कहा हाँ, ये कहाँ के लिए बनवा रहे हो? मैंने कहा जी वो मैंने लाहौर जाना है।
कहाँ पे? मैंने कहा नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स। कहते हैं वहां से तो ये अदाकार बन के निकलेगा, उनको कुछ पता था। सो मुझे बड़ा गुस्सा उन पे आया कि ये क्या बात कर रहे हैं कि अदाकार बन के निकलेगा। मैं आर्किटेक्ट बनने के लिए जा रहा हूँ, कोई अदाकार फनकार बनने के लिए थोड़ी जा रहा हूँ। और सादिया, आपको भी पता होगा कि जब हमने ग्रेजुएट किया तो मेरे पास ज्यादा बेहतर ऑप्शन एक्टिंग में और थिएटर में जाने की थी, क्योंकि हमने एनसीए में बहुत किया, बहुत सीखा इससे। तो मुझे आर्किटेक्चर से बहुत बेहतर लगा कि मैं उस दूसरे प्रोफेशन में ज्यादा जल्दी फिट हो सकता हूँ। परफॉर्मिंग आर्ट्स में ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज मुझे लगी। सो वहाँ, लेकिन मैंने नहीं ज्वाइन किया। मुझे लगा कि नहीं, मैंने 5 इयर्स जिस डिग्री को मैंने पढ़ा है, जो मैंने एजुकेशन को, मुझे उसको परस्यू करना चाहिए। सो मैंने वो छोड़ दिया, कभी शौक किया। तो फिर मुझे वो अंकल की बात याद आई कि जो कह रहे थे कि फनकार बन के निकलेगा, और उस वक्त मैंने उनको बड़ा गुस्से से देखा था। और जब मैं वहां से वाकई ग्रेजुएट होके निकला तो वाकई फनकार था। अगर हम पीछे जरा जाएं आपकी फैमिली की तरफ, तो आपके इफ आई कैन आस्क यू, आपके अब्बा क्या करते थे? वो किस प्रोफेशन में? my father was in accounts department of president house। मैं एनसीए में ही था जिस बीच में वो रिटायर हो गए थे। अच्छा, ठीक है। और किसी और ने, आप कह रहे हो, परस्यू नहीं किया आर्ट? मेरे बहुत से कजन्स ने आर्किटेक्चर ज्वाइन किया। मैं सबसे बड़ा कजन हूँ अपने कजन्स में। सो एक तरह से रोल मॉडल भी था। राइट। तो आपने इंस्पायर किया उनको। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, एनसीए में कोई आपके फेवरेट टीचर्स थे, या किसी को आप मेंशन करना चाहोगे? एनसीए में अगर आप कहती कि कोई ऐसे टीचर जो आपके फेवरेट ना, उनको मेंशन करना चाहोगे, तो वो मेरे लिए ज्यादा आसान हो जाता। शायद एक आध कोई नाम होता, वो भी सोचना पड़ता। बट सभी जरूर मैं मेंशन करना चाहूंगा। स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर मैम लाला रुख, कुदूस मिर्जा, और इवन दबीर साहब, मैम तलत, सईद अख्तर साहब। सभी लोग थे जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया, हमें बड़ा ग्रूम किया। और फिर उसके साथ साथ हमारे जो सीनियर आर्किटेक्चर में के टीचर्स में से जावेद नजम साहब हैं, जिनको मैं बहुत अनफॉर्चुनेटली वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। शकील साहब, सभी टीचर्स ने बहुत, नासिर साहब थे हमारे साथ सेकंड ईयर में। उन्होंने बहुत इंस्पायर किया और बहुत सिखाया, बहुत कुछ सिखाया। अच्छा, फिर एनसीए से आपने ग्रेजुएट किया, तो उसके बाद क्या किया फिर आपने? मैंने एकदम से ज्वाइन नहीं किया कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिस के लिए। मैंने थोड़ा सा ब्रेक ली, और ये जो शौक था मेरा परफॉर्मिंग आर्ट्स वाला, ये फिर पूरा किया। ये हमने कमर्शियल थिएटर्स वगैरह किए। उसके बाद फिर मैं एक प्राइवेट कंपनी के साथ मैंने एज जूनियर आर्किटेक्ट मैंने ज्वाइन कर लिया उनको। और थोड़े ही अरसे में मुझे सीडीए से ऑफर आ गई। मतलब लाइक मैं बहुत जूनियर था, बट मैं 3D में किया करता था। तब नया सॉफ्टवेयर ये ऑटोकैड वगैरह ये शुरू हुए थे। मैंने ड्यूरिंग माय स्टडीज समर वेकेशंस में मैं जब आता था 3rd ईयर 4th ईयर में, तो मैंने सॉफ्टवेयर सीखे, ये कैड सॉफ्टवेयर। जब मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में आया, मुझे काफी हद तक कमांड थी। तब बहुत कम लोग थे जो कैड पे काम किया करते थे। सीडीए में प्रेसिडेंट हाउस इस्लामाबाद है, वहां पे ये डिजाइन तो एडवर्ड डी स्टोन ने किया था। इसमें कार पोर्च नहीं था कोई। अच्छा। हाँ, इसमें कार पोर्च नहीं था। अब उन दिनों आना था कोई 4-5 महीने के बाद। नेल्सन मंडेला का विजिट था पाकिस्तान का। एंड पूरा पाकिस्तान, पूरा मुल्क वाज लुकिंग अप टू दैट विजिट। उन्होंने कहा कि जी, जिस सीजन में उसने आना है, उस सीजन में तो बारिशें होंगी, तो उसकी गाड़ी ये वो, तो पोर्च हमें डिजाइन करना है।
तो सीडीए वालों ने एक जैसे उस वक्त होता था कि एक सरकारी फोटोग्राफर था, उसको लिया, एक फोटो खींची, उसको बड़ा एनलार्ज किया फोटो को, और उसके ऊपर एक स्टिकर लगा के पोर्च का कि ये पूरी बिल्डिंग है, इसमें से इतना ये पोर्च होगा। तो वो प्रेसिडेंट थे फारूक लजारी साहब, उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि जब प्रेजेंटेशन हुई तो उन्होंने कहा कि ये आप कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, लोग 3D बनाते हैं, कंप्यूटर पे कुछ करके लेके आते हैं, आप मुझे स्टिकर लगा लगा के बता रहे हैं, आपके पास कोई 3D बनाने वाले लोग नहीं है, आपके इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है? उन्होंने कहा जी जी सर हैं। तो उन्होंने कहा कि आप नेक्स्ट टाइम लेके आए, मुझे 3D में प्रेजेंटेशन दें, कंप्यूटर पे प्रेजेंटेशन दें, कंप्यूटराइज्ड मुझे चाहिए। सो उन्होंने वहां तो कह दिया, बाद में मुझे पता चला कि प्रेसिडेंट वगैरह के सामने कभी ना नहीं कहता कोई भी। सो उन्होंने वहां कह दिया, और उसके बाद उन्होंने सोचा कि कहाँ से मिलेगा बंदा। सो किसी तरह वो मेरे अंकल जो थे, जिनसे मैं इंस्पायर होके वो गया था एनसीए में, जो आर्किटेक्ट के साथ काम करते थे, वो सीडीए में थे तब। सो उन्होंने मेरा बताया कि वो मेरा भांजा है, वो अभी उसने रिसेंटली ग्रेजुएट किया है और वो 3D करता है, कंप्यूटर पे काम करता है। सो सीडीए ने मुझे हायर किया कि हम आपको पैसे देंगे, आप हमारे पास आए, और मुझे 2 दिन के अंदर अंदर पूरा प्रेसिडेंट हाउस बाहर से एलिवेशन उसकी बनाए कंप्यूटर पे, और उसमें एक पोर्च फिट करें और उसको फिर घुमा के दिखाएं कंप्यूटर पे। सो मेरे लिए चैलेंजिंग था, दिन रात लगा के मैंने काम किया, और फिर हम प्रेसिडेंट हाउस में गए प्रेजेंटेशन के लिए। तब ये पूरा सीपीयू उठा के लेके जाते थे, लैपटॉप्स का कोई शायद कम थे, आई एम श्योर जरूर थे, बट सीडीए के पास नहीं थे। अच्छा। सो हमने पूरा मॉनिटर, इतना 14 इंच की स्क्रीन वाला मॉनिटर वहां रखा, और उसके साथ तारें लग रही हैं सीपीयू प्रेसिडेंट के आने से पहले। एनीवे मैंने उनको दिखाया तो वो काफी इम्प्रेस हुए। सो उन्होंने कहा कि शाबाश, ये मैं चाहता था। और उन्होंने उठते हुए मुझे कहते हैं कि हाँ बेटा, आप सीडीए के लिए काम करते हो? तो सीडीए में काम करते हो? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मुझे कह रहे हैं। मुझे उस प्रेजेंटेशन से पहले ब्रीफिंग दी गई थी कि आपने चुप रहना है, आपने कोई बात नहीं करनी, आपने सिर्फ स्लाइड्स आगे करनी है, बाकी हम खुद एक्सप्लेन करेंगे। ऑब्वियसली डिजाइन तो उनका था, मैंने तो सिर्फ उसको 3D में कन्वर्ट किया था। सो उन्होंने कहा कि आप सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेटर हैं बस यहाँ पे, आपने कोई प्रेसिडेंट से बात नहीं करनी। सो ऐसा ठीक है। सो उन्होंने जब पूछा कि आप बेटा सीडीए में काम करते हैं, तो फिर मैंने चेयरमैन सीडीए की तरफ देखा कि मुझे क्या कहना है। सो उन्होंने कहा जी जी सर, ये हमारे साथ ही होते हैं, हमारे साथ हमारे। उन्होंने कहा वेल डन। उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के शाबाश दी और चले गए। सो वो जब बाहर गए तो ये लोग सीडीए वाले कुछ इंस्ट्रक्शंस भी देके गए थे कि इसको इतने टाइम में कर लेना है। तो वो आपस में डिस्कस करके, तो वो चेयरमैन सीडीए ने उठते हुए कहा कि यार ये बच्चा हमारे पास सीडीए में काम करता है। तो उन्होंने कहा नहीं सर। तो उन्होंने कहा तो फिर इसको रखो, मैं तो प्रेसिडेंट को कह चुका हूँ कि ये हमारे पास काम करता है, इसको फौरन रखो। तो सीडीए ने मुझे जॉब ऑफर की फिर, अच्छा, टू वर्क ऑन कंप्यूटर कैड और ये सारा। सो विच आई एक्सेप्टेड। मैं वहां पे सीडीए के जो प्रोजेक्ट्स थे, ऑलरेडी डिजाइन प्रोजेक्ट्स थे, उनको फिर मैं कंप्यूटर पे कैड पे करता था, 3Ds बनाता था। अच्छा। तो मैंने लिटिल लेस देन 2 years मैंने वहां पे जॉब की। फिर उसके बाद मैंने थोड़े अरसे बाद ही मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर ली। ठीक। तो डिजाइन डायमेंशंस तब आपने स्टार्ट किया? कब से आप इसको चला रहे हैं? नहीं, पहले जब मैंने जो स्टार्ट किया वो इमारत के नाम से था। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की डिजाइन डायमेंशंस के नाम से। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ 2 पार्टनर्स और हैं। मेरी क्लास फेलो आयशा कुरैशी के नाम से शायद आप जानती होंगी। उन्होंने रिसेंटली तो नहीं, 1-1.5 साल हुआ उन्होंने मुझे ज्वाइन कर लिया है। सो एक हमसे जूनियर एनसीए के ही थे, जहां से खान लूनी। अच्छा। उन्होंने भी इसी तरह 1.5-2 साल पहले मुझे ज्वाइन किया, और अब हम 3 पार्टनर्स हैं इसी डिजाइन डायमेंशंस में। मैंने देखा है कि आप रेजिडेंशियल भी कर रहे हो, कमर्शियल भी कर रहे हो, और एम्बेसी इज वेरी एक्साइटिंग। तो अगर आप शेयर करो हम लोगों के साथ, ऑडियंस के साथ, मेरे साथ, कि क्या क्या आपके प्रोजेक्ट्स हैं, स्पेशली जिनके बारे में आप ज्यादा प्राउड हो, या जो अच्छे आपके ख्याल से हैं, बहुत स्टैंड आउट करते हैं। जी सादिया, एम्बेसीज हमने सबसे पहले
पैलेस्टाइन एम्बेसी हमने डिजाइन की और बड़ा पैशन के साथ डिजाइन की है। एक पैलेस्टाइन के साथ एक वैसे भी एक एफिलिएशन है, बीइंग ए मुस्लिम और सारा कुछ। सो जब हमने डिजाइन की तो हमें पता चला कि जो पैलेस्टाइन एम्बेसी है ये ये अपने खर्चे खुद पूरे नहीं कर पाते। इनको पाकिस्तान गवर्नमेंट सपोर्ट करती है अपने एक्सपेंसेस मीट करने के लिए। सो उनकी सैलरीज, उनके बाकी सारे एक्सपेंसेस पाकिस्तान गवर्नमेंट देती है। अच्छा। सो और जो प्लॉट था वो भी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उनको दिया नई एम्बेसी बिल्ड करने के लिए, और कंस्ट्रक्शन के लिए भी एक मेजर अमाउंट पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उनको प्रोवाइड की। सो हमने वो एम्बेसी डिजाइन की। उसको उसका डिजाइन कॉन्सेप्ट पैलेस्टाइन के फ्लैग से डिराइव किया हमने। बहुत सारे एम्बेसीज ने उसको बड़ा पसंद किया जब हमने लॉन्चिंग सेरेमनीज और ये सारा कुछ की। सो इसी तरह मुझे दूसरी एम्बेसीज से ऑफर्स आई डिजाइन करने की, छोटे छोटे से लेके और फिर कंप्लीट एम्बेसीज तक। इंटीरियर्स जो है वो उसका कोई प्रोजेक्ट जो आपका पर्टिकुलरली आपको मेंशन करना हो या पसंद हो आपको? कॉर्पोरेट इंटीरियर्स में मैं जो बताना चाहूंगा, ऑडी कार्स पाकिस्तान, इनके हमने पूरे पाकिस्तान के जहां पे भी शोरूम्स सर्विस सेंटर्स हैं डिजाइन किए। बल्कि इस्लामाबाद और लाहौर के सर्विस सेंटर्स एंड शोरूम्स हमने कंस्ट्रक्शन भी उसकी हमने खुद ही की, इंटीरियर्स भी किया, आर्किटेक्चर भी उसका खुद किया। उसमें बहुत मजा आया। अगर आप कंपेयर करो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स वर्सेस रेजिडेंशियल, तो आप पर्सनली क्या एंजॉय करते हो ज्यादा? डू यू हैव अ प्रेफरेंस? हाँ, मैं पर्सनली तो मैं रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट एंजॉय करता हूँ। रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बहुत डिफिकल्ट प्रोजेक्ट होता है। डिफिकल्ट प्रोजेक्ट इसलिए होता है कि आपके बहुत से क्लाइंट्स होते हैं, जितने बेडरूम्स उतने ही क्लाइंट्स हैं आपके। हर बेडरूम कोई एक बेटा है, उसकी फर्क तरह की चॉइसेस है जिसको आपने देखते हुए डिजाइन करना है। बेटी का बेडरूम डिजाइन कर रहे हैं, उसका एज ग्रुप, उसकी चॉइसेस, उसकी लाइक्स डिसलाइक्स। अच्छा आर्किटेक्ट वो है कि जो जिसके लिए डिजाइन करे वो प्रॉपर टेलर मेड होनी चाहिए वो स्पेस। अच्छा, आपका अपना घर जो है वो फिर आपने खुद डिजाइन किया? सादिया, हाँ, इट्स अ 2-storied हाउस, 1 car 2-storied हाउस। मेरी अपनी चॉइस बहुत सिंपल है, मैं बहुत सिंपल चीजों को पसंद करता हूँ। दिस इज माय पर्सनल चॉइस। जरूरी नहीं है कि ये चॉइस मेरे क्लाइंट की भी हो। तो ये भी आप शेयर करो हमसे कि फिर आपकी एनसीए के बाद कब शादी हुई, आपके कितने बच्चे हैं, उनमें से कौन आर्किटेक्ट बनेगा, क्या हो रहा है उनके साथ, कितने बड़े हैं? मेरी एनसीए के कुछ अर्सा के बाद ही शादी हो गई थी। आई वाज 29 इयर्स जब मेरी शादी हो गई। और शादी में भी एनसीए का थोड़ा सा अमल दखल था। मेरी एक जूनियर फ्रेंड होती थी जहरा, हम इकट्ठे थिएटर किया करते थे, तो वो हमारे साथ थिएटर करती थी। मेरी वाइफ उनकी बेस्ट फ्रेंड थी, दे वर स्कूल फ्रेंड्स। सो वहां से उनकी अम्मी ने कहा कि ये बेटा बहुत अच्छा है और ये बेटी भी बहुत अच्छी है, तो क्यों ना इनकी आपस में बात करा दी जाए। सो दैट्स हाउ वी गॉट कनेक्टेड। और अल्हम्दुलिल्लाह तब से अल्लाह का शुक्र है, हर दिन जो होता है वो पहले दिन से ज्यादा मोहब्बत वाला, प्यार वाला होता है। So, 3 बच्चे हैं मेरे। एल्डेस्ट सन, he is 22 now. And he is following my profession. He's studying architecture. He's in 3rd year of architecture. उससे छोटा, who is 20 years, 2 years younger than him. He's in US. अच्छा। और वो बड़ी एक्सपेरिमेंटल किस्म का बच्चा है कि उसको जिंदगी में बहुत से एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं। लाइक वो एक एजुकेशन सिस्टम से उसने ओ लेवल किया। उसने कहा कि मैंने ए लेवल नहीं करना। मैंने कहा फिर क्या करना है तुमने? मैंने IB करना है। उसने पूरे पाकिस्तान में ना सिर्फ टॉप किया उसमें, बल्कि उसने पाकिस्तान की हिस्ट्री के हाईएस्ट नंबर लिए IB में।
सो बहुत अरसा नहीं हुआ आईबी को पाकिस्तान में, 5-6 साल हुए होंगे ज्यादा से ज्यादा। बट इस बीच में जितने भी नंबर्स थे, इसका स्कोर सबसे हाईएस्ट था। तो इसको फिर स्कॉलरशिप पे यूएसए से ऑफर आई, तो ये फिर वहां चला गया। मुझसे छोटी मेरी बेटी है, शी इज 12। अच्छा, माशाल्लाह। तो 2 बेटे थे, तो बड़ा हम दोनों मियाँ बीवी को, मुझे ज्यादा ख्वाहिश थी कि हमारी बेटी भी हो। शी इज इन 7th क्लास। अच्छा, माशाल्लाह। तो हमने तो उसको, मैं तो बहुत एंजॉय करता हूँ उसकी कंपनी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है बेटी के साथ बैठना, इस एज को एंजॉय करना। अभी उसकी टीन एज है। सो मैं अपने दोस्तों को कहता होता हूँ कि आप भी एक आफ्टर थॉट के तौर पे एक और बच्चा छोटा जरूर होना चाहिए, कि कभी आपने जहाँ पे कहीं सीनियर सोबर लगना है, प्रोफेशनल लगना है, वहां पे आप ऐसी पार्टी में आप बड़े बेटों को साथ ले जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि ये बड़ा एक्सपीरियंस आर्किटेक्ट है, बड़े बड़े बच्चे हैं। और जहाँ कहीं आपने यंग लगना है, वहां फिर आप अपनी छोटी बेटी को ले जाएंगे। आपकी जो वाइफ है वो लाहौर से थी? जी सॉरी, आई एम सॉरी, मेरा ये ना हो मेरी वाइफ मेरा इंटरव्यू सुने और वो कहे कि मेरा तो जिक्र ही कोई नहीं किया। कुछ तारीफें मेरी करें, वाइफ, बताएं। शी इज एन एमबीए इन फाइनेंस, और माशाल्लाह वो थ्रू आउट पोजीशन होल्डर है। इन शी इज फ्रॉम लाहौर। इनिशियल स्कूलिंग उसकी कॉन्वेंट से, फिर कैनेड से, और फिर इंपीरियल से उसने एमबीए किया। शी इज इनटू मार्केट रिसर्च, क्वालिटेटिव मार्केट रिसर्च में फ्रीलांस वो करती हैं। सो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करती हैं डिफरेंट कंपनीज के लिए, अपनी कन्वीनियंस पे जितना दिल करता है वो अपना काम करती हैं। अगर आप पाकिस्तान को देखें फ्रॉम एन आर्किटेक्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो यहाँ पर पाकिस्तान में लुक्रेटिव सबसे ज्यादा मार्केट कौन सी जगह है? इज इस्लामाबाद द मोस्ट लुक्रेटिव? पोटेंशियल जो मार्केट में है वो तो कराची की मार्केट है, बीइंग सच अ ह्यूज मार्केट। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत अरसा सफर किया उस मार्केट ने। जैसे आप कराची, आपको जब भी जाने का इत्तेफाक हो या जब भी गई होंगी, आप देखें कि जो घर वहां पे बनते हैं, उन घरों के आगे 15-15 फुट की बाउंड्री वॉल्स होती है, बहुत बड़ी बड़ी, जिनके पीछे वो घर छुप गए होते हैं। वो बाउंड्री वॉल्स इसीलिए होती हैं कि वो घर छुप जाए। सो आर्किटेक्चर पे भी उसी तरह से इन्फ्लुएंस किया उस सारी सिचुएशन में, पॉलिटिकल सिचुएशन जो भी रही। सो कराची में हम लोग कहते हैं कि वहाँ का रेजिडेंशियल आर्किटेक्चर जो है ना, इट्स मोर ऑफ बाउंड्री वॉल आर्किटेक्चर। एक अच्छा जो आर्किटेक्चर, जहाँ पे रेजिडेंशियल आर्किटेक्चर की भी बात करें या अदरवाइज भी, लाहौर में बहुत पोटेंशियल रहा हमेशा से। लाहौर में बहुत अच्छी बिल्डिंग्स बनी, बहुत लाहौर की एक अपनी हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस भी तो है ना। इस्लामाबाद में काफी देर से अवेयरनेस आई लोगों में आर्किटेक्ट के पास आने की। पहले तो ऐसा होता था कि लोग चले जाते थे सीडीए में, जो ड्राफ्ट्समैन होते हैं वो उनसे ही बनवा लिया करते थे। उनके ख्याल में डिजाइन इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जितना उसका जल्दी अप्रूव हो जाना होता है। ठीक है, हम डिजाइन करके जब सीडीए में जमा कराते थे, तो कभी कई महीने भी लग जाते थे उसकी अप्रूवल में। नहीं किया करते थे फॉर सम, मतलब ऑब्वियस रीजंस, वो हमारी ड्राइंग से अप्रूव होके नहीं आती थी। कभी एक मसला, कभी दूसरा मसला, और आप उन्हीं के ड्राफ्ट्समैन से बनवा लें तो वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको मिल जाता था। तो लोग बॉदर नहीं करते थे। वो लोग कहते थे एक तो आर्किटेक्ट के पास आए, इतने पैसे दें, बहुत ज्यादा पैसे भी दें, और फिर अप्रूवल भी ना हो, बैठे हुए इंतजार में, तो हमें क्या जरूरत पड़ी है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी बहुत बेहतर है सिचुएशन यहाँ पे भी। और बल्कि अगर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की बात करें तो मेरा ख्याल में पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज्यादा जो एक्सपेरिमेंटल काम हो रहा है वो इस्लामाबाद में ही हो रहा है। तो अगर आपने एक्सप्लेन करना हो जनरल पब्लिक को, जो नाइव ऑडियंस है, जिनको नहीं ये बातें पता होती हैं और अभी भी उनकी टेंडेंसी है कि आर्किटेक्ट्स को अवॉइड करो, कोई कॉन्ट्रैक्टर रख लो घर के लिए सिर्फ, तो काम बन जाएगा। तो व्हाट इज आर्किटेक्चर एंड उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे अगर आपने किसी को ब्रीफली एक्सप्लेन करना हो? और हाउ इज इट डिफरेंट देन इंजीनियरिंग या कॉन्ट्रैक्टर का काम जो होता है? जी,
देखिए किसी भी बिल्डिंग के लिए, किसी भी घर के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए सारी फील्ड्स इक्वली इम्पोर्टेंट है, बी इट आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, कॉन्ट्रैक्टरशिप। बिल्कुल सो उन इंजीनियर्स के और उन कॉन्ट्रैक्टर्स के बगैर हम भी कुछ नहीं है, हम भी फिर पेपर तक ही रह जाएगा। बिल्कुल सही। यू नो हम एक चीज परसीव करते हैं और उसको कंसीव करते हैं, उसको देखते हैं कि कैसे होगा, और फिर हम उसके बाद इंजीनियर्स के साथ उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे बात करते हैं। इट्स ऑल टीम वर्क। ठीक बल्कि है। मैं तो इसमें एक और टीम मेंबर को जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है क्लाइंट। अतीक, जो ये इकोनॉमी का इतना बुरा हाल हो रहा है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं वर्ल्ड वाइड हो रहा है, लेकिन पर्टिकुलरली पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, तो उसका क्या इफेक्ट हुआ है ऑन योर प्रैक्टिस, ऑन आर्किटेक्चरल प्रैक्टिसेस इन जनरल? कोई इफेक्ट हुआ है उसका आप लोगों पे? जी देखिए, अभी रिसेंट जैसे 2 साल से तो कोविड की सिचुएशन है, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिजनेस, हमने तो मैं अपनी मिसाल लूं तो हमने सबसे ज्यादा ग्रो इसी में किया, सबसे ज्यादा ग्रोथ इसी कोविड के पीरियड में ही हुई हमारी। ठीक। बहुत सारी कुछ वजह थी उसकी। एक तो ओवरऑल मार्केट बेहतर थी, दूसरा ये कि गवर्नमेंट ने कुछ पैकेजेस ऐसे दिए, प्राइम मिनिस्टर ने कुछ इंसेंटिव्स दिए, टैक्स रिबेट्स दी इन इंडस्ट्रीज को बूस्ट करने के लिए। एक मैं तो कहूंगा कि अच्छा विजन था गवर्नमेंट का कि उन्होंने ऐसे पैकेजेस दिए। ब्लैक मनी को वाइट आप करना चाहते हैं तो उसके लिए बड़ा ये एक और डिबेट होगी कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन जो उन्होंने किया उसकी वजह से बहुत बूस्ट मिला, लोगों को इंसेंटिव्स मिले कि वो ब्लैक मनी जो लोगों ने संभाल के रखा हुआ था और किसी काम नहीं आ रहा था, कहीं यूज कर नहीं सकते थे, तो उनको कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में, इन चीजों में लगा। फिर इसी तरह से हमारे जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जो बनते हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, ओवरसीज पाकिस्तानीज बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे। ये इतना ज्यादा ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होगी कि अब हम वर्ried हैं कि पता नहीं ये क्या बनेगा। इतने सारे अपार्टमेंट्स, इतनी सारी शॉप्स, इतने सारे फूड कोर्ट्स, इतने सारे मॉल्स, कौन जाएगा यहाँ पे, कैसे शॉपिंग होगी? क्या ये बबल है जो कि बस्ट कर जाएगा किसी वक्त, जैसे दुबई में किसी वक्त बस्ट कर गया? अच्छा, मुझे ये बताया कि you personally, not your firm, not your partners, but आपका पर्सनल कोई स्टाइल है एज एन आर्किटेक्ट जो आपको डिफाइन करता है आपके ख्याल से, या जो आपके क्लाइंट्स ने आपको बताया? जी, सर के इसमें 2 बातें हैं। सबसे पहली बात तो मैं बिलीव नहीं करता किसी एक सिग्नेचर स्टाइल में। तो हो सकता है आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद मेरी सोच तब्दील हो जाए और मेरा ना चाहते हुए भी कोई एक स्टाइल निकल आए और मैं उसमें कंफर्टेबल ज्यादा फील कर रहा हूँ, बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल। जिस तरह आप देखो ना, जैसे ज़ाहा हदीद है, द आर्किटेक्ट जो यूके की थी, तो उनका है एक बड़ा फ्यूचरिस्टिक सा स्टाइल होता है, या फिर उनके वो कर्व्स आते हैं हर चीज में बहुत ज्यादा। ज़ाहा हदीद herself was and is a movement, an architectural movement. एक स्टाइल उस बंदी ने इंट्रोड्यूस किया और उसमें एक्सेल किया और उसमें मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को उसका गिरविदा बनाया, उसको यू नो मतलब देयर इज अ वाव फैक्टर इन इट के वाव, यू नो कि मैं शायद सारी उम्र मेहनत करता रहा हूं तो शायद मैं उसके करीब करीब भी ना पहुंच सकूं जो उस खातून ने वो कर गई है। इसी तरह हमारे लोकल आर्किटेक्ट्स में भी बहुत सारे आर्किटेक्ट्स हैं जिनका अपना एक स्टाइल है और मैं बड़ा उनको मैं वैल्यू करता हूँ सब स्टाइल की भी और उन सब आर्किटेक्ट की भी जिन्होंने उम्रें गुजारी हैं उन सब की। अच्छा, आपके फेवरेट कौन आर्किटेक्ट्स हैं पाकिस्तान के? मुश्किल सवाल। कुछ तो बताना पड़ेगा। एक तो ज्यादा होंगे। मैं खुद ही अपना फेवरेट आर्किटेक्ट। नहीं, ऐसा नहीं है सादिया। बहुत सारे आर्किटेक्ट्स इंस्पायर करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि मैं बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल्स में काम करने का शौकीन हूँ, आदी हूँ। सो हर स्टाइल में मुझे कोई एक तरह का स्टाइल है या एक तरह की बिल्डिंग में
मैं जाता हूँ, नैयर अली दादा साहब ने डिजाइन किया है, मैं कहता हूँ वाओ यार लाइक मजा हो गया। अलहमरा, राइट, अलहमरा हाँ, बहुत खूबसूरत है। अलहमरा जब उन्होंने डिजाइन की थी तो वो बहुत मेरे से पता नहीं आधी उम्र के भी नहीं होंगे उस वक्त, ही वाज हाँ वेरी यंग, हाँ यू नो। बट आज भी मैं देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि वो अलहमरा, शायद मैं, मेरी उम्र इससे डबल भी हो जाएगी तो शायद मैं उस जैसा डिजाइन नहीं कर पाऊंगा बिल्कुल, मैं। अमेजिंग हाँ, था। हम्म अमेजिंग हम्म अमेजिंग। इसी तरह कामिल साहब का अपना एक, कामिल खान मुमताज, उनका हम्म अपना एक नाम है, हम्म। यू नो। इसी तरह उनके बाद के लोगों में से भी बहुत सारे नाम अच्छा, हैं। कोई औरतें यहाँ पे हैं, कोई फीमेल आर्किटेक्ट्स जो स्टैंड आउट करती हैं? आई मीन, अदर देन द फर्स्ट फीमेल आर्किटेक्ट जिनके बारे में सबसे ज्यादा बात होती फीमेल आर्किटेक्ट्स भी हैं यहाँ पे। हाँ, जो आपने कहा कि फर्स्ट फीमेल आर्किटेक्ट्स वगैरह, यास्मीन है? लारी वगैरह, ये हाँ लोग, बिल्कुल। हाँ सही कहती हैं। मैम शमा उस्मान वो रही, और अभी भी बहुत, एक्चुअली खवातीन बहुत ज्यादा नहीं है है। नहीं हाँ, आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस में, तो क्यों यू नहीं है नो। आपके ख्याल से? कैसे इनकरेज किया जाए? सादिया, इसमें मेरा अपना ख्याल है हम्म कि बहुत टाइम टेकिंग जॉब है, हम्म और बहुत मुश्किल हो जाता है खवातीन के लिए बैलेंस करना फैमिली को भी, और यू नो हम्म हम्म। इसको भी, प्रोफेशन को भी। सो राइट। बड़ा डिमांडिंग प्रोफेशन है, सो हम्म उन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम्म मेरे साथ आयशा होती है, उनको मैं जबरदस्ती समझ लें अपने साथ घसीट के लाया कि आ जाओ, अब बहुत बच्चे बड़े हो गए हैं। हमने कभी किसी को एम्प्लॉय करते हुए नहीं सोचा कि ये लड़की है या ये लड़का है। हम्म हालांकि मैं, बहुत सारे लोगों ऐसे करते हैं, और मैं टू सम एक्सटेंट उनकी बात से एग्री भी करता हूँ हम्म। कि देखिए, हम जो जूनियर आर्किटेक्ट है जिसको हम सिखाते हैं, जब वो हमारे पास आता है, वो हमारे किसी काम का नहीं होता, हमारे लिए उससे कहीं बेहतर एक ड्राफ्ट्समैन होता है, उसकी राइट। इनपुट्स ज्यादा होती है। जी। सो इसको हम सिखा ही रहे होते हैं, ये उसकी हम्म। हाउस जॉब होती है वो जो कर रहा होता है। बिल्कुल। सो इसमें बहुत सारी टाइम इन्वेस्ट करना होता है, उनपे बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना होता है, बहुत सारे रिसोर्सेज इन्वेस्ट करने होते हैं उन सब पे। और एक यंग ग्रेजुएट 3 या 4 साल के बाद जाके तब कुछ, आप ऐसा कह सकते हैं कि हाँ, अब वो कुछ करने के काबिल हुआ है कि अब हम उससे कुछ डिजाइन में करवा सकते हैं, या उसको मैं कुछ थोड़ा सा समझाऊंगा तो उसको समझ आ जाएगी चीजों की हम्म। इतने अरसे में। सो अगर खवातीन हो तो वो 3-4 साल बाद उनकी शादी का टाइम आ गया होता है, हम्म। तो वो कहती है, जब हमें लगता है कि अब हमने इतना टाइम, इतना पैसा, इतने रिसोर्सेस इन्वेस्ट जब किए थे, अब राइट। उसको यू नो पे बैक करने का टाइम आया है, तो हम्म। वो पे बैक करने की बजाय वो आपको अपने को शादी का कार्ड ला के दे रही होती है, सर आपने जरूर आना है मेरी शादी में। उनको बिल्कुल कोई यू नो इल्जाम नहीं दे रहा कि खवातीन को इस फील्ड में नहीं आना चाहिए, या ऐसा नहीं है। हम्म। बहुत सारी लोगों ने, आपने सबसे पहली एग्जांपल ही जहा हदीद की दी, हाँ और बिल्कुल। यू नो वो भी तो एक खातून है जिन्होंने किया, पैशन था उनके अंदर, हम्म। और वो कर गई। बट इट्स एक्सीलेंट कि आप तो कंट्रीब्यूट कर रहे हो, जिस तरह आप कह रहे हो कि आप आयशा को आपने कन्विंस किया है कि वो आपकी प्रैक्टिस ज्वाइन करे और प्रैक्टिस करे एज एन आर्किटेक्ट, तो दैट्स रियली कमेंडेबल। बहुत अच्छी चीज आप कर रहे आई बिलीव के सॉरी, जैसे अब आर्की आयशा हैं, तो हो। इन से हम, इनको रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट आयशा ज्यादा करती हैं हमारे साथ, जी। और इंटीरियर के प्रोजेक्ट्स करती हैं। हम्म मेरा अपना ख्याल है कि इन दोनों तरह के प्रोजेक्ट्स में, रेजिडेंशियल इंटीरियर्स में और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में, जो एक यू नो लेडी की इनपुट है, एक खातून की इनपुट है ना, हम्म हम्म। वो एक स्पेशल टच है उसके अंदर जो हम नहीं कर सकते। यू हैव टू हैव एन आई, राइट। मतलब लाइक एज एन इंटीरियर डिजाइनर मैं भी देखता हूँ, बट वो हम्म चीजों को और तरह से देखती हैं हम्म खवातीन। हम्म वो डिटेलिंग, वो इंट्रिकेसी जो हम्म है, वो मुझे लगता है कि हम लोगों में हम मिस करते हैं, जो हम्म। खवातीन में होती अच्छा, कोई आप मैसेज देना चाहोगे टू यंगस्टर्स जो फील्ड में आना चाहते हैं, या कि जो आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स हैं? एनीथिंग यू वुड लाइक टू से टू देम? देखिए, जो मैं तो कहता हूँ कि सब लोगों को कहता हूँ कि प्रोफेशन वो चूज करना चाहिए जो, जिसको आपका दिल चाह रहा हो, आपका पैशन जो है वो आपका प्रोफेशन बनना चाहिए। क्रिएटिव काम करने का जिन लोगों को मजा आता है,
वो बिल्कुल आए इस फील्ड में और जो आर्किटेक्चर में आ जाते हैं, इट्स अ टफ फील्ड, आई टेल यू, कि बहुत मुश्किल है इसमें, काफी टाइम देना पड़ता है, इसके अंदर काफी एफर्ट्स देनी पड़ती हैं। बट जब हम उन्हीं प्रोजेक्ट्स को इतनी मेहनत से जब हमने डिजाइन किया होता है, जब हम बना हुआ देखते हैं, जब उधर से गुजरते हैं, सो वो हमें लगता है कि वो सारी हमारी एफर्ट्स, वो सारा हमारा टाइम, वो हमें पे बैक कर गया। वो जो वो खूबसूरती उसको देखते हुए, वो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, वो बहुत बड़ा। और इसमें जो यंगस्टर्स होते हैं, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या जो अभी स्टूडेंट्स हैं, वो बेचारे बड़ा टफ टाइम देखते हैं। हमने भी देखा, शुरू में बहुत स्ट्रगल की, बट ये स्ट्रगल पे करती है, थोड़ा सा लेट करती है आर्किटेक्ट को, बट ये इट पेस। सो बहुत मॉनेटरी टर्म्स में भी और अदरवाइज भी, स्टेटस भी, और फिर सब चीजें। राइट, सो गिव अप ना करें और अपना काम करते रहें, एंड दे विल गेट समवेयर इन लाइफ, राइट? इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच अतीक कि आपने आज मुझे ज्वाइन किया, अपनी सारी बातें शेयर की, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, अपनी एडवाइस ऑफर की लोगों के लिए, एंड आई एम सो ग्लैड कि आप आज आ सके और मुझसे बात की आपने। Thank you so much. Thank you so much, Sadia, for giving me an opportunity to talk to you, to talk to so many people, so many to have access to so many viewers of yours. Thank you so much. Thank you, and Allah Hafiz. Take care. Allah Hafiz.